आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो पढ़ रहे हैं, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। पार्ट 7। पार्ट कितना है जी? 7 है। इकाई 7 है जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण, इसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बड़ी अच्छा चैप्टर है ये और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये। सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मात्र और एक चैप्टर इतिहास आप लोगों का खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है आपके हेडिंग में किताब में ही, व्यापार और भूमंडलीकरण के नीचे 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। ठीक है, जैसा कि इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यापार के बारे में। कब का व्यापार? 19वीं और 20वीं शताब्दी का व्यापार, यानी कि अंग्रेजों के टाइम का व्यापार। व्यापार कैसा था, भूमंडलीकरण कैसे हुआ? भूमंडलीकरण क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है कि पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है। पूरी दुनिया बाजार बनने का अर्थ यह हुआ कि आज आप किसी भी देश की वस्तु किसी भी देश में जाकर खरीद सकते हैं। अगर आपको भारत में चाइना का सामान चाहिए, अमेरिका का सामान चाहिए, किसी भी देश का कोई भी सामान चाहिए, तो आप ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और जहां पर हमारी आवश्यकता की सारी वस्तुएं मिल जाए, उसी को तो बाजार कहा जाता है। और पूरी दुनिया का सामान अगर हमें एक जगह मिल जाए, तो उसी को तो विश्व बाजार कहा जाता है। और आज है कि नहीं ऐसा? पहले था कि एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ नहीं होता था, लेकिन आज पूरा देश एक दूसरे के सामान भेजता भी है और सामान मंगाता भी है। कोई अधिक भेजता है, कोई कम भेजता है, कोई अधिक मंगाता है, कोई कम मंगाता है, लेकिन भेजता मंगाता जरूर है। इसको कहते हैं भूमंडलीकरण। क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 में देखता है किताब में लाइन बाय लाइन। सबसे पहले भूमिका है। क्या है जी? भूमिका मतलब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज के अर्थ जगत, अर्थ मतलब रुपया पैसा होता है, जगत मतलब संसार होता है, कई बार बता चुके हैं। आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है, परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो गए चुके थे। आज क्या है कि वैश्विक बाजार चल रहा है। वैश्विक मतलब होता है विश्व बाजार। आज विश्व बाजार का प्रचलन हो चुका है। लेकिन प्राचीन काल में भी, क्योंकि इतिहास 3 भाग में बटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज आप देख रहे हो ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में भी व्यापार होते थे, लेकिन इतना व्यापार नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। यानी कि भारत का व्यापार पहले भी होता था, लेकिन मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। मिस्र एक देश है, मेसोपोटामिया एक देश है। इन छोटे छोटे देशों के साथ व्यापार होता था। आप नीचे एक चित्र देख सकते हैं, लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। यहां पे व्यापार होते थे, यहां पे बाजार लगता था। इस व्यापार में केंद्र दिलमुन, आज उसको बहरीन कहा जाता है। कौन सा देश है? बहरीन। पहले उसको क्या कहा जाता था? दिलमुन। और मेलुहा, जिसको मकरान तट पर स्थित है, एक बाजार, बड़ा व्यापारिक केंद्र नहीं था। नीचे उसका चित्र भी दिया गया था, जहां पे ये सारा बाजार लगता था। उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। यह शहर 3 महादेशों, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये तीनों महादेश हैं। और हम लोग किस महादेश में हैं? एशिया महादेश में। के व्यापारिकों का केंद्र था। मतलब 3 महादेश के लोग वहां पे व्यापार करने के लिए आते थे, अलेक्जेंड्रिया में। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था।
नाम याद है सम्राट सिकंदर का? उसने ही इस बाजार को बसाया था। उसका नाम क्या था सिकंदर का? अलेक्जेंडर। क्या नाम था? और उसने अपने नाम पर उस बाजार का नाम रखा था अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम रखा था? अलेक्जेंड्रिया। नीचे उसका फिगर आप देख सकते हैं, सम्राट सिकंदर। ये लाल सागर है। क्या है? लाल सागर। मतलब उस पानी का रंग जो है लाल लाल कलर का है, इसलिए इसको लाल सागर कहा जाता है पानी, लेकिन कलर कैसा है जी? लाल कलर। देख रहे हैं ना आप लोग? लाल कलर के होने के चलते उस सागर का नाम क्या पड़ गया है। और उसी सागर के किनारे इस सिकंदर ने वहां पे बाजार बनाया, जिसका नाम उसने क्या रखा था? अलेक्जेंड्रिया रखा था। और उसका सिकंदर का नाम भी था अलेक्जेंडर। सिकंदर तो उसका उपनाम था, लेकिन असली नाम बचपन में क्या रखा गया था? अलेक्जेंडर। यहां पे आप अपनी किताब में देख सकते हैं, 2 कोष्ठ में दिया हुआ है। एक है विश्व बाजार और एक है वाणिज्यिक क्रांति। थोड़ा उसको समझ लेंगे ये क्या है। तो विश्व बाजार कहेंगे कि उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत का आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी मतलब होता है पैसा रुपया वाला, व्यापार वाला। राजधानी कौन है? क्योंकि सारे बंदरगाह कहाँ पे हैं? वहीं से सारा व्यापार होता है। लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो विश्व बाजार उसे कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था, कि जहां पर हमारी सारी आवश्यकता की वस्तुएं मिल जाए और हर देश की, किसी भी देश की वस्तु हम खोजें तो हमें आसानी से मिल जाए, उसको क्या कहेंगे? और आपको पता होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया विश्व बाजार बन चुकी है। कोई भी सामान आपको चाहिए कहीं भी मिल सकता है। अब कहीं का अर्थ मत समझिए कि बानापुर मिलेगा, असर में मिलेगा, मतलब बाजार, बड़ा बाजार में जाना पड़ेगा। वाणिज्यिक क्रांति, व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा। इसका केंद्र कहाँ था जी? यूरोप महादेश के किस देश में? इंग्लैंड में था। उसके बाद आगे देखेंगे अगला पैराग्राफ। परंतु आधुनिक काल के उदय, उदय मतलब होता है शुरुआत, के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभर कर सामने आया। इसका पूर्ण औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देशों की खोज की, और देशों की खोज करने का सबसे बड़ा कारण था व्यापार करना। सबसे बड़ा कारण क्या था? व्यापार करना। व्यापार के लिए देशों की खोज हुई और एक देश दूसरे देश के साथ कनेक्टेड होते चले गए, जुड़ते चले गए, और आज पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है। क नंबर है विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। मतलब विश्व बाजार का स्वरूप क्या है और फिर उसका विस्तार कैसे हुआ है, आइए उसको पढ़ते हैं। 18वीं सदी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। यानी कि कब की बात है ये? 18वीं सदी में इंग्लैंड, यानी 1700 ईस्वी, इंग्लैंड में कारखाने बनने लगी। पहले पढ़ चुके हैं, फैक्ट्रियां बनने लगी और फैक्ट्रियों में बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बनने लगी, कपड़ा बनने लगा, जूता, चप्पल, बल्ब, रेल का सामान, बहुत सारा सामान बनना शुरू हो गया था। ये कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। कारखाने किससे चलते थे? वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफी बढ़ा। अब जाहिर सी बात है कि कोई हाथ से कोई सामान बनाएगा और कोई कंपनी में सामान बनाएगा, तो सामान सबसे ज्यादा कहां पे बनेगा? कंपनी में बनेगा, क्योंकि मशीन तेजी में काम करता है और मनुष्य धीरे धीरे। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। कच्चा माल आप लोग समझते हैं?
जमीन से कोई भी पदार्थ जब निकलता है तो उसे कच्चा माल कहा जाता है। जैसे कि लोहा जमीन से निकला, कोयला निकला, सोना निकला, एल्युमिनियम निकला, तो ये कच्चा माल है। उसको कंपनी में ले जाकर शुद्ध किया जाता है और उससे नए नए वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड यानी अंग्रेजों के मन में आया कि भाई हमारे देश में तो उतना है नहीं, तो बगल वाले देशों पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और वो देश थे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। 3 महादेश में इन लोगों ने व्यापार के माध्यम से गए और वहां पे उन देशों को गुलाम बना बनाकर वहां की वस्तुओं को ला करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे, जिसमें एक देश हमारा भारत भी था। वहां उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बना बनाया एक बाजार भी मिला, क्योंकि हमारे देश में तो कोई फैक्ट्री कंपनी थी नहीं। लोग यहाँ अपने हाथ से जो बनाते खाते थे वहीं चलता था। उन लोगों को मिला बाजार कि भाई यहाँ पे तो किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सामान खूब बिकेगा। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस एरिया में कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसी को बेचें। हमारे मार्केट में एक समय था कि मोबाइल जब 5 रुपए लेकर के चार्ज किए जाते थे, तो हमको लगा कि मार्केट में लगभग हर 10 कदम पर मोबाइल का दुकान खुल गया। आप लोग भी देखे होंगे, बड़ा ही मोबाइल का दुकान खुला। क्या आज उतनी तेजी से मोबाइल की दुकानें खुलती हैं? क्योंकि मोबाइल का वो अब चार्ज करने वाला व्यवस्था क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। लोग घर पे ही चार्ज कर लेते हैं, लाइट की उतनी व्यवस्था हो गई है। एक दौर था कि मोबाइल के दुकान वाले फिल्म भरते थे, गाना भरते थे, तो लोग अपना अपना मोबाइल ले जाकर फिल्म और गाना भरवाते थे, बड़ा ही शौक से देखते भी थे। क्या आज वो ऐसा है? लोग तो खुद ही इतना नहीं इंटरनेट है कि उबर जाता है, लोग छोड़ देते हैं। तो लोग वहां पे वो चीज का बिजनेस करना चाहते हैं जो चीज हो, पहले से खूब चल रहा हो। लेकिन बात आपको याद रखनी चाहिए, अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते हैं, इसीलिए आगे थे। अंग्रेज जानते हैं कौन सा व्यापार करते थे? जो मार्केट में अभी तक व्यापार जहां पे नहीं हो रहा उसी पे वही जगह पे करो, क्योंकि जहां पे नहीं हो रहा है उन लोगों को इस सब चीज के बारे में पता नहीं है। तुम बताओगे ना तो गलत सही भी बता दोगे तो आदमी पहले बार चेक करने के चक्कर में सब कुछ खरीद लेगा। एक बार चेक कर लिया, ठीक लग गया, तो कम से कम आधा लोगों को तो जरूर ठीक लग जाएगा, बाकी सब कोई खरीदना शुरू कर देगा। एक अमेरिका की कंपनी थी, उसने अपने एक आदमी को भेजा एक देश में, ऐसे कहानी बता रहा हूं, एक देश में भेजा कि जाओ और देखो उस देश में जूता लोग पहनते हैं, मतलब जूता का क्या मतलब स्थिति है, क्योंकि जूता वाली कंपनी थी। देखो तो उस देश में जाकर के क्या मतलब, वहां पे अगर हम कंपनी खोलें, वहां पे अपना पैसा लगाएं, तो क्या लोग जूता पहनेंगे कि नहीं? वो आदमी गया उस देश में और जाकर के देखा कि भाई यहाँ पे तो कोई जूता का नामो निशान नहीं जानता है, जूता होता क्या है। अपने मालिक से फोन करके कहा कि नहीं सर, यहाँ पे पैसा आप लगाएंगे तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो। यहाँ पे तो कोई जूता का नाम भी नहीं जानता है, जूता नहीं पहन सकता है। बोला ठीक है। उसने एक दूसरे आदमी को भेजा, कहा तुम जाओ पता करो। वो भी आया तो देखा कि सही बात है भाई, कोई नहीं पहनता है यहाँ पे। उसने अपने मालिक के पास फोन किया और अपने मालिक से पूछा कि बताइए सर, आप यहाँ जो कंपनी खोलने वाले हैं वो कंपनी में कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि 100 करोड़। तो बोला कि 500 करोड़ लगा के खोलिए। है 500 करोड़? इसके पहले वाला तो बोला था डूब जाएगा, तुम कह रहे हो 500 करोड़ कर। सर आप 500 करोड़ लगाइए और मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पे 5 गुना आमदनी होगा। तो कारण क्या है? तो कारण है कि यहाँ पे लोग जूता नहीं पहनते हैं। जूता लाएंगे तो नया चीज देखकर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, हर कोई पहनेगा, ट्राई करने के चक्कर में सब कोई खरीद लेगा और आपका पूरा जूता बिक जाएगा। जानते हैं आप लोग, मार्केट में कोई नया चीज आता है ना, हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। पहले से कोई चीज है ना, वो आएगा तो कोई नहीं देखेगा। आपसे अगर आकर के कोई ये कह दे स्कॉर्पियो आई लकीन के जादूपुर में फलानवा के, कोई एक्साइटमेंट होता है क्या? मजा आवे लगा सुन के, मतलब कोनो खास अंतर
आता है जी आप लोगों पे? आज से 10 साल पहले किसी का स्कॉर्पियो आ जाए तो एरिया का वीआईपी आदमी बन जाता था। आज है ऐसा? क्योंकि स्कॉर्पियो ज्यादा हो गया है। पहली बार आया होगा तो सोचिए कितना लोग वैल्यू देते होंगे, स्कॉर्पियो से घूमेला है। हाँ, आप जानते हैं आप कब बेचैन होंगे? किस चीज को देखकर? आपसे कोई कह दे कि फलानवा घरे हवाई जहाज कीन के आई बा, आप आकर्षित हो जाएंगे, आप देखने के लिए बेचैन हो जाए, चले हवाई जहाज देख के आवल जाओ, क्योंकि हवाई जहाज किसी के पास नहीं है। BMW है चाहे कुछ भी, लोग उतना आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि BMW कार है, कार लोग देख ले बेचारे को चक्का होला। लेकिन हवाई जहाज आप देखे भी हैं तो फोटो में ज्यादा देखे हैं, आकाश में देखे हैं, पास से बहुत कम लोग देखते हैं। देखते हैं तो कभी कभी चुनाव में देख लेते हैं, वो भी हवाई जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर देखते हैं। हेलीकॉप्टर छोटा होता है, हवाई जहाज बड़ा होता है। क्यों आप उसे देखना चाहेंगे? क्योंकि वो नया है आपके लिए। इसलिए हर बिजनेस का ये फॉर्मूला है, कुछ नया करो। जब तक कुछ नया नहीं करोगे तुम्हारे तरफ लोग आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए मैं हर साल पढ़ाता हूं, हर साल कुछ नया स्कीम लेकर आता हूं। इसीलिए मैं हर साल कुछ नया स्कीम लेकर आता हूं और उस स्कीम के चलते अच्छा खासा आमदनी हो जाता है। और इस साल भी मेरा 2021-22 जो नया बैच बनने वाला है, मैं उसमें भी एक स्कीम लाया हूं और वो स्कीम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला गया है। घर जाइएगा तो पढ़िएगा जरूर। अगले साल के लिए पढ़ेंगे तो आपके दिमाग घूम जाएगा, भाई ये क्या है, आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि मेरा हर साल का स्कीम ऐसा होता है जो सबसे नया हो। पहला होगा तो लोग ध्यान देंगे, क्योंकि वो काम अगर पहला कोई कर चुका होगा तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। कारण क्या है कि हो चुका है, ध्यान तो उसी पे न जाता है जो अभी तक नहीं हुआ। इसी दो चीजों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता, इसलिए इंग्लैंड इन प्रचुर संसाधनों पर स्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। जब अंग्रेजों को अन्य देशों से कच्चा माल फ्री में मिलने लगा, कम दामों पे मिलने लगा, तो अंग्रेज सोचे क्यों ना इस पे अपना अधिकार ही जमा लिया जाए कि फ्री में मिलना शुरू हो जाए, यानी इस देश को ही गुलाम बना लो। पहले तो वो व्यापार के लिए जाते थे, भारत में भी आए थे किस चीज के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे तो बड़ा संपत्ति है भाई, आपको यूज करने वाला भी नहीं है, तो एक काम करो इसको लूट लो। कैसे लूटो? एकदम सामने से लूटो, चुरा के नहीं। इन सबको गुलाम बनाओ, जब गुलाम हो जाएंगे तो देश हमारा हो जाएगा, सारा सामान उठा के अपने देश में चले जाएंगे। इससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। वहीं से शुरू हुआ उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब दूसरे देश को गुलाम बनाओ और वहां की सारी वस्तुओं का उपभोग करो, यही क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि के बड़े नगरों का उदय इसी का परिणाम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता था। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार ऐसा ही था। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। सबसे पहले कौन सा उद्योग चला था? कपड़ा उद्योग चला था। कौन सा? कपड़ा उद्योग। आगे है, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन, श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर होता है। पलायन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। और पूंजी प्रवाह, इन तीन आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपनिवेशिक देशों के लोगों को निश्चित अवधि के लिए समझौता के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाते थे। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी। इन मजदूरों की मजदूरी क्या होती थी? बहुत कम होती थी, तथा इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था। मेन रूप से ये कौन सा काम करते थे? खेती का काम करते थे। इस तरह के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर नाम दिया गया। जो लोग खेतों में काम करते थे उनको क्या कहा गया? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 146 पे देख सकते हैं। औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता के द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाते थे,
इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों पंजाब हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, मॉरिशस आदि में ले जाया गया। मतलब कि मजदूरों को खरीद लिया जाता था कुछ सालों के लिए, कितने साल के लिए आप मेरे खेत में काम करेंगे, और उनको पैसा दे दिया जाता था घर वालों को। पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति और औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभ को अपने शासित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेल लाइन का निर्माण, खदान से निकला कोयला निकालने, चाय, कॉफी, रबड़, कपास जैसे नकदी फसलों के उत्पादन इत्यादि में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। रेल लाइन का निर्माण आप लोग फिगर देख सकते हैं, खदान से कोयला निकालना, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की खेती करना, ठीक है ना, ये सब काम गिरमिटिया मजदूर करते थे। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गया। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। इसी अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा इसी को कहते हैं, विश्व बाजार। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल से ख नंबर से हम लोग पढ़ेंगे।